मैं व्यंग काफ़ी समय से लिखता रहा हूँ। इस बीच में मुझे ये लगा कि जिस तरह से मैं राजनीतिक व्यंग लिखता हूँ उसमें कोई वैरायटी अगर मुझे जोड़नी हो तो मैं क्या करूँ। तो मुझे लगा कि जो हमारे रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, उनमें बड़ी गुंजाइश होती है कि हम उनका प्रेम और किस तरह का एक सेंस ऑफ ह्यूमर परिवार के बीच में भी रहता है, उन पर कुछ लिखा जाए। तो मैंने एक सीरीज़ उसमें लिखी है और उसमें पहला जो मैंने रिश्ता चुना वो है भिंजू, यानी कि वो जीजा जी। और जीजा जी चुनने के पीछे पहली बात मुझे तो ये पसंद आई कि क्योंकि बहुत सारी चुहल, बहुत सारे परिवार के जो जोक हैं वो जीजा जी पर बनाए जाते हैं और वो एक ऐसा चरित्र हैं। खैर, अब उस बारे में और भूमिका में ज़्यादा नहीं, मैं सीधे सीधे इस टेक्स्ट पे आता हूँ इसके कि भिंजू एक आम कुमाऊनी परिवार में एक ख़ास छवि लिए रहते हैं। उनकी एक बड़ी विशिष्ट इमेज है और उनकी ये जो छवि है ये अचानक नहीं बन गई है। ये बरसों बरस के उनके जो व्यवहार है, लोगों के साथ किस तरह से उन्होंने बिहेव किया है, उसकी वजह से बनी है। और उनकी इस छवि की तुलना में जैसे संसद में स्पीकर की जो छवि है उसके साथ कर सकता हूँ कि लोग, आप उनको कई बार उनको एड्रेस करके कुछ ऐसी बातें भी कह जाते हैं जबकि आप दरअसल उनसे नहीं कह रहे होते हैं वो बात। तो ऐसी उनकी छवि है भिंजू की हमारे। अन्यत्र उनका नाम चाहे कितनी ही बेअदबी से लिया जा रहा हो, यानी कह रहे भाई वो तो ऐसा ही आदमी है, लेकिन जिस वक्त वो भिंजू के रूप में संबोधित होते हैं, उनके अगर हृदय को आप एक बल्ब समझ लीजिए तो वो जल जाएगा। जैसे अगर वो एक चिमनी हो लालटेन की तो जैसे वो टूटने के बाद भी एकदम जुड़ जाएगी। भिंजू शब्द की ऐसी जो पकड़ है वो ये है। और अनायास हाथ लगी ये जो सम्मान है, इसके फलस्वरूप उनका दबा ढका प्रमाद छलांग लगाकर बाहर आ जाता है। उनके जो मन में कहीं जो छुपा रहता है कि जीजा होने का जो दर्प है, जो घमंड है, वो एकदम कूद करके सामने आ जाता है। और फिर उनका जो ब्रदर इन लॉ है, जिसको प्यार से हम लोग साला कहते हैं, वो साला चाहे वो पटवारी हो, स्कूल का मास्टर हो, दुकानदार हो, विद्यार्थी हो, तो अगर आप इसी क्रम में देखें तो वो पटवारी के लिए तहसीलदार, स्कूल के टीचर के लिए प्रिंसिपल और दुकानदार के लिए फूड इंस्पेक्टर, और अगर वो स्टूडेंट हो तो वो बड़े भारी गणितज्ञ बन जाते हैं, मैथ्स के स्पेशलिस्ट। हमने कभी कुंजी का सहारा नहीं लिया, जो मास्टर के मुख से निकला बस टेप रिकॉर्ड हो गया और वही इम्तिहान में पेल दिया। अगर विद्यार्थी कहीं फेल हो रहा हो या बेरोजगारों की श्रेणी में आ चुका हो तो भिंजू के हास परिहास में शोखी और संजीदगी का अनोखा मेल देखा जा सकता है। वो कह सकते हैं, अरे भाई कुंभ का मेला जो क्या है, जो 12 साल बाद आएगा, अगले साल मेहनत करेगा तो, या आजकल नौकरी है कहाँ जो मिल जाएगी, तो कुछ टेक्निकल काम कर ले तो कहीं फिट हो जाएगा। और फिर अपनी काउंसलिंग को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए ठंडी हो रही चाय को अपनी पत्नी से दोबारा गर्म करने के लिए कहते हैं, जरा चाह गर्म कर ले अभी। और पत्नी की चाल में तेजी को भांपते हुए तुरुप का पत्ता सा मारते हैं, तेरी दीदी के पास आकर परमानंद जी की औरत रोज पैं करती थी, अपने उनसे कह के लड़के को कहीं लगवा दो। मैंने एक दिन ऐसे ही कह दिया, उसको कंप्यूटर कोर्स क्यों नहीं करवा देते। आज देखो लड़का सोनी के इंस्टीट्यूट में टाइप सिखा रहा है, और देखना उत्तराखंड के बनते ही किसी सरकारी दफ्तर में लग जाएगा। जाने क्या बात है कि जब से उत्तराखंड बनाया उससे पहले से हम सब लोगों की बातों में उत्तराखंड के साथ जिस तरह के लोगों का वो जुड़ा हुआ था, जिस तरह का एक सपना जुड़ा हुआ था, वो हर बार बातों में आ ही जाता है।
भिंजू को अधिकतर वो बातें पता होती हैं जो योजना आयोग को भी पता नहीं होती। उनकी उपजाऊ बुद्धि में जो फर्टाइल जो है उनका ब्रेन, कुछ ऐसे नुक्ते अटक कर रह जाते हैं जो समयांतर में विकसित होकर अकल टप्पू होने के बावजूद बड़े प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त होते हैं। देखते जाओ, यही शिबू सोरेन एक दिन बीजेपी की गोद में बैठकर नरसिम्हा राव का पिंडदान करेगा। उनकी जो पॉलिटिकल समझ है वो शायद ऐसे मौक़ों पर ही ज़्यादा निकलती हो जबकि साले सामने होते हों या जिन्हें इम्प्रेस करना हो, लेकिन ये बात है। साथ ही वो हस्तरेखा विज्ञान, ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी में या इनमें से किसी एक में अच्छा दखल रखते हैं, मगर ससुराल में इन विधाओं का कोई विशेषज्ञ हो, अगर ये इन सब में से कोई एक आदमी वहाँ भी ये सब जानने वाला हो, तो वो गीता में व्याख्यायित कर्म के सिद्धांत पर अटल विश्वास रखने वाले बन जाते हैं। भाग्य से आगे कुछ नहीं होता, ये सब ठग विद्या है, लड़कियों का हाथ पकड़ने के बहाने हैं। कभी कभी तो बहुत ही भयंकर कम्युनिस्ट टाइप आदमी होने का ऐलान कर देते हैं। मैंने शिव जी के नंदी की पीठ पर बैठकर चार मीनार सिगरेट पी है। राजनीति में वो सोनिया के मायके, प्रियंका के ससुराल, मनमोहन के मालकोट, मालकोट मतलब ननिहाल, मनमोहन के ननिहाल और तिवारी जी के अंदर खाने की ऐसी खबरें रखते हैं जो है जी रजत शर्मा के पास होती तो इंडिया टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज का हिस्सा बन जाती। भिंजू इन खबरों का स्रोत कभी रिवील नहीं करते कि सोर्स क्या है, क्योंकि अपने मुखबिरों के प्रति वह वचनबद्ध हैं और वस्तुतः स्वयं के प्रति, क्योंकि कल्पना होती है उन्हीं की। यह अलग बात है कि उनकी ज़्यादातर बातों पर ससुराल वाले विश्वास नहीं करते। वह उन्हें टॉप में चढ़ाकर रखना चाहते हैं जिससे उनका ससुराल प्रवास दोनों पक्षों के लिए औषाणमुक्त बना रह सके। औषाणमुक्त इज कोई जिसमें कोई अवसाद न हो। आप भी खुश, हम भी खुश, आप आए हैं, आपकी बड़ा सम्मान है और आप हमारी भी मतलब इज्जत रख लीजिएगा। लेकिन सदा ऐसा संभव नहीं होता। भिंजू कभी कभी बिना बात के गमगमे या मकमके हो जाते हैं और शाम तक गमगमे बने रहते हैं। गमगमे या मकमके से मेरा मतलब कुछ गंभीर से हो जाते हैं। सौरासी एक कारण जानना चाहते हैं। वो अपनी लड़की से दरियाफ्त करते हैं कि ले आज, वह बताती हैं कुछ खास बात नहीं है, इनका मूड किसी दिन ऐसा ही हो जाता है, रात तक ठीक हो जाएंगे। सालियां ठिठोली करती हैं, भिना रात को भात मत खाया करो, मुंह खोस आ जाता है, यानी कि जो सूजन आ जाती है। पत्नी उलाहना देती है, मौनक जस बुकाई के है रोछा छी, ऐसे क्या हो रहे हो कि जैसे तुम्हारे चेहरे को मधुमक्खियों ने काट लिया हो। पर वह कोई जवाब नहीं देते। दरअसल रात बॉनी स्कॉट की घुटकी लगाकर भिंजू बहक गए थे। ज्यादा बतौले मारने से उनकी कुछ पोल खुल गई। उन्होंने शेखी बघाड़ते हुए कह दिया था कि अपने साहब को उन्होंने कसकर थप्पड़ मार दिया था और बात बढ़ने पर उसे फतोड़ दिया। मतलब जो थप्पड़ मारना एक बात है, उसके बाद फिर अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर मतलब कस के पीट देना ही जो है वो फतोड़ना है अपने बॉस को जिसके नीचे वो काम कर रहे हैं। बात इतनी सी थी कि साहब ने उनसे तू कह दिया था। इस पर श्रोताओं में से किसी एक लाटे ने पूछ लिया, साहब ने आपको नौकरी से सस्पेंड क्यों नहीं करा होगा? मतलब आपने उनको पीट पाट दिया और उन्होंने कुछ भी नहीं करा आपको?
भिंजू ने ऐसा करने की हिम्मत रखने वाले काल्पनिक साहब की माँ बहन कर दी। अरे हमो दगा क्या हिम्मत ऐसा कछ सैपचित किच। इस शब्दावली से कुछ सालियां आदि सन्न रह गई, क्योंकि आमतौर पर आप माँ बहन की गाली ऐसे ही नहीं दे दिया करते। एक तो उठकर चली भी गई, बाद में आ भी गई। भिंजू चाहते थे कि उनकी मर्दानगी का लोहा मानते हुए ससुराल की मक्खी भी न भिन भिनाए। अगर कोई पूछे तो अस्पताल ले जाना पड़ा होगा साहब को, ऐसा सवाल पूछे सकारात्मक। अपना ही चुतियापा उन पर कुछ ऐसा असर छोड़ गया कि वो गमगमे हो गए। अब पश्चाताप हो रहा है, वो खुद से खफा हैं, चूंकि वह भिंजू हैं, सयाने जैसे हैं, रात की लौंडियोली को गंभीरता की चादर से ढक देना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वो जताना नहीं चाहते कि उनको नशा हो गया था। ये भी एक बड़ी खास बात है। वो कभी कह भी चुके थे कि उनको शराब से नशा नहीं होता। आज उन्हें लोग अपनी हुक्मदुली करते लग रहे हैं, उन्हें कोई सयानों की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहा। उनकी अपनी पत्नी भी थोड़ी लापरवाह दिख रही हैं। अखबार को आए घंटा भर हो गया, पर तीसरी चाय के साथ भी उनको डिलीवर नहीं हुआ है। ये सब बातें वैसे स्वाभाविक हैं, लेकिन भिंजू को लगता है कि उनकी घटती हुई इज्जत का परिणाम है। वह किसी भी कीमत पर अपना पुराना मुकाम हासिल कर लेना चाहते हैं। अखबार परोसती हुई पत्नी को आखिरकार उन्होंने गमगमे होने का मानो कारण बताते हुए कह ही दिया, गैस्ट्रिक जैसा हो रहा है। सौभाग्य से उसी समय उनकी पूं भी निकल गई। बगल वाले कमरे से खिटखिटाहट की आवाज से माहौल हल्का सा हो गया और भिंजू का मन और शायद पेट भी। पत्नी भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, हालांकि वह बड़े बड़े विस्फोटों की गवाह थी। फिर भिंजू अजवाइन, हींग, काला नमक, गर्म पानी से घुटक कर मुस्कुराने लगे। ऊंची आवाज में सारी भद्रता को समेटते हुए जोक जैसा मारा, उस तरफ बड़े लड्डू फूट रहे हैं। जवाब मिला, उस तरफ बम छूट रहे हैं। ऐसे में भिंजू अपने हंसोड़ होने के इंप्रेशन को दुगुणित करना नहीं भूलते और बात को खींचते चले जाते हैं। जहां तक खिंचाई का प्रश्न है, कुमाऊं के भिंजू लोगों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो खिंचाई के कलेवर में ही परवान चढ़ता है। वो खिंचाई या मजाक की आड़ में अपने रोमांटिक व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हैं। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के प्राणी अनोखी हरकतें करके मादाओं को रिझाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही भिंजू अपनी सीमाओं में, मर्यादाओं के फंदे में फंसे फंसे सालियों या उनकी सहेलियों आदि पर खिंचाई नाम के शस्त्र का प्रयोग करते हैं। इस शस्त्र की विशेषता यह है कि इसके असर से सब लोग वाकिफ हैं, पत्नियां भी और सालियां भी। इसकी मारक क्षमता का भिंजू को खूब अच्छी तरह से आभास है। जैसे एक मीडियम पेसर की बॉल होती है, वो चौका तो देती है लेकिन सिर पर जाके टकराती नहीं है और नहीं वो विकेट ले पाती है। ठीक यही हाल है उनकी खिंचाई का। इसके कुछ नमूने देखें। एक छरहरी सी साली को देखकर भिंजू का डायलॉग, ये आलूओं के खेत में भिंडी कहां से आई? जवाब, आप अपने गोभी के फूल का ध्यान धरें। और ही ठी। नेपथ्य में जो दूसरे कमरे में है, वहां भी कुछ बातें चल रही हैं उनके बारे में। सिसुण जसपात, जो ये बिच्छू घास का पत्ता होता है ना, दोनों तरफ से लगता है, तो कुछ ऐसी उपमाएं दी जाती हैं। बहुत सारी सालियों को इनको दी गई है शायद। और फिर सब लोगों का समवेत ठहाका। फिर भिंजू एक बार और कहते हैं, आप लोगों की दीदी हाँ कहे
तो हम एक और ले जाएं। प्रश्न, आलू या भिंडी? भिंजू, कोई भी चलेगी। प्रत्युत्तर जवाब जो मिल रहा है, तब तो गेठी ले जाओ। गेठी गेठी सब लोग जानते ही हैं, वो यहाँ का बड़ा विशिष्ट जो है सब्जी है, और किस तरह से बेलों में लग जाती है। क्या उसका तो नमूना भी देखना चाहिए फिर। तब तो गेठी ले जाओ। फिर एक लंबा खेत के ताट। कई भिंजू वापस घर जाकर इस खिंचाई में नमक मिर्च लगाकर अपने दोस्तों को बताते पाए गए हैं। क्या बताऊं यार, लौंडिया बड़ी तेज। मैंने कहा बेटा जवाब लग गया है तो जिंदगी भर का हो जाएगा। अगल बगल देखा और एक को आंख मार दी। कहा कुछ भी नहीं। वो उठकर चल दी, साथ में दूसरी 56 छुरी को भी ले गई। मैं भी बाथरूम के बहाने उठा। बगल वाले कमरे में अंधेरा था। बस क्या कहूं यार। श्रोता गर्दन हिलाते हैं। कोई ईर्ष्या का भाव नहीं दिखाता, क्योंकि दोस्तों को भी पता है कि खिंचाई कितना निरीह हथियार है। पर वो भिंजू हैं या बनेंगे, इसलिए अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं। ऐसा नहीं है कि भिंजुओं की भूमिका हल्की फुल्की ही हो। ससुराल के कई महत्वपूर्ण मसलों पर उनकी राय ली जाती है। कई बार ये मामले इतने गंभीर होते हैं कि उन्हें अपनी एफडी तोड़वानी पड़ती है। घर वर के चयन में एक निर्णायक स्वीकारोक्ति, यानी कि एक डिसाइसिव जो उनका वो होता है कि हाँ कह दो इनसे, ठीक लग रहा लड़का ये, या ना नकुर संप्रेषित करनी पड़ती है। मतलब ये कोई परिवार छे तो नहीं जमाणो है अमुक। ऐसे कई अवसरों पर भूमिका निर्वाह के बाद भिंजू तेज पत्ती की चाय या विल्स फिल्टर पीना पसंद करते हैं। इस समय उनके श्रीमुख की आभा कम वोल्टेज पर जल रहे 100 वाट के बल्ब जैसी होती है। परोपकार की संतुष्टि नाक की टुप्पी से टपकने को उद्यत देखी जा सकती है। एक चाह जरा तेज पत्ती बना दियो आप, अगर डायलॉग बोलना हो तो। उन्हें अंदर से पता होता है कि उनकी भूमिका बिल्कुल परंपरागत है, किंतु प्रकट में वो अपनी बुद्धिमत्ता, अनुभव और चातुर्य को इसके नंबर दे रहे होते हैं कि अभी अभी, और सब थोड़ी ऐसे होते हैं, हम जैसा जीजा। मुंह से नहीं कहा जाएगा ये। फलां की मंगनी के वक्त 3 साल पहले उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि लड़के में अवश्य कोई खोट है, और लड़का शराबी निकला। आटा चक्की लगाने के लिए उनके साड़ू ने उनसे परामर्श किया था। उन्होंने कहा देखो लोहे का काम सबको नहीं फलता, फिर भी आप देख लें। आटा चक्की 6 महीने में किराए पर उठानी पड़ी। मगर यह अलग बात है कि उनके साड़ू का गल्ले का काम चमक गया। इस प्रकार की पेशेवर क्रियाओं में भिंजू को औरतों का दखल बिल्कुल पसंद नहीं होता। उनका मानना है कि स्त्रियां अपना व्यक्तिगत एंगल घुसेड़कर ढांची सी मार देती हैं। ना ना ना, तुम बह रहो, बाद में। उदाहरण के लिए एक साले का अच्छा रिश्ता बनते बनते इसलिए रह गया कि उनकी पत्नी को उस परिवार से उच्छाट की बू आ गई। मतलब भिंजू ने यह उदाहरण दिया कि वो तो बहुत बड़ी रिश्ता है जाची, तो तनु का लगो उच्छाट रहो। ओछे क्यों लगे वो? इसलिए कि दरअसल उनके गहने बहुत बढ़िया थे, इसलिए वो महिला को यह लगा कि ये ठीक नहीं है। यह बू उनके गहनों से आ रही थी। कार्य संपन्न होने के बाद भिंजू उदास होते हुए भी देखे गए। इसको कुमाऊनी में उदेखीना भी कहा जाता है। वो उदास होना, उदेखी गई आप तो। इस प्रकार की उदासी को साधु संतों और गधों की उदासी के बीच रखा जा सकता है, क्योंकि जरा सा बैलेंस बिगड़ने पर भिंजू इनमें से किसी एक की तरह व्यवहार करते भी पाए गए हैं।
अधिकांश भिंजू दायित्व वहन के पश्चात थोड़ी देर आराम करते हैं। अब जरा आराम कर लो, किंतु बीच बीच में पेशाब या पाखाने भी जा सकते हैं। ऐसी अवस्था में एक सदस्य को तौलिया लेकर खड़े रहने की जरूरत होती है। जैसे अब वो गए तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। इससे पहले कि वो अपना हाथ अनुपलब्ध रुमाल निकालने को अपनी जेबों में डालें, तौलिया पेश कर दिया जाए, क्योंकि हो सकता है रुमाल हो ही ना जेब में। जिन घरों में भिंजियों का समागम वर्ष में 2 से अधिक बार होता है, वहां एक तौलिया, ब्लेड का एक पैकेट, विल्स फिल्टर की डिब्बी, बॉनी स्कॉट या ऐसा ही कोई उनका पसंदीदा ब्रांड, कुछ सूखे मेवे, एक जोड़ा हवाई चप्पल, मनोहर कहानियां का भूतिया विशेषांक, गर्म पानी की थैली वगैरह, इस तरह की कुछ चीजें हारमोनियम के बक्से में हमेशा रखी रहती हैं। कब आ जाएं? भिंजू लोगों के लिए कुछ विशेषण आमतौर पर कुमाऊनी परिवारों में प्रयोग किए जाते हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे गौ जैसे सीधे, अरे रमा के तो गोरजा शिक्षण, गौ जैसे सीधे, पानी से पतले, इतने क्या कहना चाहिए उसे, पानी से पतले हैं, द्यप्त, देवता स्वरूप, बकुआ भाड़, बोलते रहते, जो माना है बोल देंगे, मुंहफट जिनको कह सकते हैं आप, सुर्त या मशीण, अंग्रेजी में आप उनको श्रूड कह सकते हैं, निगुर या पलीत, निगुर या पलीत सफाई के मामले में नहाते ही नहीं है, वही नाइट सूट है पिछले साल से अब तक। उक्त में से आवश्यकता अनुसार पहले 3 का तो स्वच्छंदता पूर्वक, जैसे कि मतलब गौ जैसे सीधे, पानी से पतले, देवता, इनका तो खैर आराम से उनके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो बाद वाले हैं ज़रा वो, क्योंकि उनकी कुछ ख़ास बातों के बारे में तो दबे स्वर में घर के सदस्यों के बीच किया जाता है। विदा होते समय भिंजू को पिठियाँ लगाया जाता है, तिलक। कुछ वर्षों पहले तक उनके मस्तक पर लाल रोली का जो घस्सेगा मारा जाता था, उसको देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता था कि वो भिंजू ही होंगे। इधर पता नहीं जेब कतरों की डर से या फैशन की वजह से अब एक लाल बुट्टा सा लगाया जा रहा है, पर मुट्ठी से मुट्ठी में स्थानांतरित होने वाली भेंट में इजाफा हो रहा है। जैसे पहले 200 का रेट था तो अब 500 का पत्ता है। आज के भिंजू अपने पूर्ववर्तियों की तरह नाना कहते हुए भेंट स्वीकार करते हैं और राशि का अनुमान लगाते हुए ससुरालुओं के प्रति अपने महत्वपूर्ण योगदान का आकलन करते हैं कि मैं आया, मैंने इतना किया और ये किया और ये था और मेरा कंट्रीब्यूशन तो काफ़ी बड़ा रहा होगा, और ये पत्ता तो जेब में अगर निकाल के नहीं गिन रहे तो 500 का तो एक ही नोट है। कभी कभी उनके मुख से निकलता है, चलिए ठीक रहा फिर आपका। वो मन मन में कह रहे होते हैं, मैं अपने माँ बाप का पाला पोषा, पढ़ाया लिखाया, आपके काम आया, हजारों के काम का तुमने 100 रुपये पिठियाँ लगाया। प्रकट में वो सास के शब्दों आपण ध्यान धरिया के प्रत्युत्तर में होई कहते हैं। ट्रांसपोर्ट के किराए का हिसाब लगाते हुए साले की चुंगी राशि निर्धारित कर रहे होते हैं, फिर अपनी पत्नी द्वारा ही दिए गए ऐपणों को फांद कर निकल जाते हैं। बदलते समय की बलिहारी भिंजू अब ब्रदर इन लॉ, बेटा आदि संबोधनों से नवाजे जा रहे हैं। इसके पीछे सालों की बरसों से दबी भावनाएं और ससुरों का अपनी लड़कियों को कॉन्वेंट शिक्षा दिलाकर की गई शादी का दर्प छुपा हुआ है।
वो भिंजू की पुरातन छवि से घबराए हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रीय दल उत्तराखंड के नाम से। वो समझते हैं कि अंग्रेजी नाम देकर यह रिश्ता थोड़ा आधुनिक रूप धारण कर लेगा, जिसके फलस्वरूप जवाई अपने को बेटा समझकर कुछ मुरव्वत का भाव दिखाएगा। वैसे बेटे कहाँ, आजकल तो बाप पैदा हो रहे हैं। मैं अपने इस लेख के द्वारा सारे भिंजुओं को आगाह करना चाहता हूं कि आपके खिलाफ साजिश चल रही है। इसमें विदेशी शब्दों का सहारा लिया जा रहा है, पर आप याद रखें, आप में अड़ियल बने रहने की जन्मजात योग्यता है। आप हरगिज इस फंदे में ना आए। यहां कहना तो नहीं चाहिए, पर आपको कसम है अपने पहले प्यार की, हाँ वही मकर राशि वाली, अपने को भिंजू और जवाईजू ही संबोधित करवाएं। आप कैसे भूल सकते हैं कि उनके घर की लड़की आपके घर में है? आपने ऐसे समय में ल्याख लगाया है जब स्कूटर के बिना शादी नहीं होती थी। हालांकि आपको स्कूटर क्या, साइकिल चलाना भी नहीं आता था, पर स्कूटर मिलता तो सीख गए होते आप। यहां आपको एक अंदर की बात भी बता दूं, खुद उनके घरों में 1/4 सदस्य भिंजू शब्द से और उनकी असली छवि से कोई परहेज नहीं करते, क्योंकि वह भी आपकी ही नाव में सवार है। अगर आपने स्टैंड ले लिया तो वो भी दिल पक्का कर लेंगे और बहकने से बच जाएंगे, और जब तक संभव हो भिंजू बने रहेंगे। दूसरी बात, शादी के बाद आपने सर्वदा उनका मान रखा है। जब बस की रोड बंद थी आप पैदल गए हैं। आपका पेट खराब था, फिर भी आपने पूड़ियां खाई हैं। लेकिन नामकरण से लेकर शादी का कोई फंक्शन आपने नहीं छोड़ा। खाली हाथ कभी नहीं गए हैं। आपके लाए बर्फी के डिब्बों में आज भी आपकी सास ने सुई, धागा, बटन, नाड़े इत्यादि रखे हैं। रात अधरात आपने अपनी राय दी है। साल दर साल पिठियां लगाने को मना किया है। पत्नी के एसटीडी के बिल चुकाए हैं और जेठू के लड़के का फॉर्म अंग्रेजी में भरवाया है। यहां यह भी कह दूं कि मुझे बहुत सारी बातें पता नहीं होंगी। अब मैं तो क्योंकि सिर्फ लेखक ही हूं ना, तो कुछ बातें आपको अपनी मालूम होंगी। लेकिन एक बात मैं निश्चित तौर पर जानता हूं कि वो आपके एहसानों के बोझ से दबे हुए हैं। बहुत ज्यादा नहीं तो 1/3 अवश्य ही, और इतना कम नहीं होता। दूसरी ओर, आप मांग क्या रहे हैं? आपने कभी कुछ मांगा है जो आज मांगेंगे? आप केवल एक संबोधन को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं, एक ऐसा संबोधन जिससे हमारी संस्कृति की जड़ें जुड़ी हुई हैं। कल्पना करें, विजन 2020 के अनुरूप तरक्की करता भारत होगा, परंतु भिंजू नहीं होंगे, ब्रदर इन लॉ होंगे, बेटे होंगे, तब कैसा होगा?